प्यारे भैया बहनों, वंदे मातरम। श्रेणी के अंतर्गत समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी होता है, जिसमें समांतर श्रेणी का विस्तार पूर्वक अध्ययन कक्षा 10वीं में किया गया था। यहाँ भी हमको इसका अध्ययन पुनः करना है, जिसके मुख्य पदों को मैं बताऊं तो यहाँ अनुक्रम, श्रेणी और श्रेणी के विषय में आपको बताया गया है। साथ ही साथ समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे ज्ञात करना, n पदों के योगफल पर आधारित प्रश्न, इसके बाद समांतर माध्य ज्ञात करना, दो राशियों के बीच एक से अधिक समांतर माध्य ज्ञात करना इत्यादि प्रश्नों के साथ ही साथ 3 क्रमागत, 4 क्रमागत, 5 क्रमागत समांतर श्रेणी के पदों को ज्ञात करना शर्तानुसार, और समांतर श्रेणी के गुण धर्मों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में आपको बताए जा रहे हैं। आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। समांतर श्रेणी का एक रिवीजन पार्ट इसको समझिए और थोड़ा सा घर पर स्वाध्याय के माध्यम से इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं नए चैप्टर के साथ, प्रोग्रेशन। तो चैप्टर में आने से पहले कुछ शब्दों को यहाँ पर ध्यान देंगे। सीक्वेंस या अनुक्रम हम किसे कहेंगे? तो संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार रखा गया हो, अनुक्रम कहलाता है। उदाहरण के लिए 1, 3, 5, 7 या फिर 2, 4, 6, 8 इस प्रकार की जो संख्याएं हैं जो एक निश्चित नियम के अनुसार रखी गई हों, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुक्रम। उसके बाद दूसरा शब्द है श्रेणी या सीरीज। किसी अनुक्रम के पद को धन अथवा ऋण चिन्हों द्वारा संबंधित कर देने पर श्रेणी प्राप्त होता है। यानी ऊपर जो अनुक्रम लिखा था 1, 3, 5, 7, उसमें यदि हम धन चिन्ह का प्रयोग कर लें या ऐसा कोई अनुक्रम जिसमें ऋण धन दोनों का प्रयोग कर लिया जाए, तो वह अनुक्रम श्रेणी या सीरीज में परिवर्तित हो जाता है। यह 2 प्रकार की होती है, परिमित श्रेणी और अपरिमित श्रेणी। शब्द से ही स्पष्ट है, परिमित श्रेणी यानी जिसमें पदों को गिना जा सके, अपरिमित श्रेणी जहाँ पदों की संख्या को न गिना जा सके। इसके बाद तीसरा शब्द है श्रेणी या प्रोग्रेशन। श्रेणी के पदों को जब विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा जाता है तो उसे श्रेणी कहते हैं। प्रत्येक श्रेणी एक श्रेणी हो सकता है, किंतु प्रत्येक श्रेणी नहीं होती है। श्रेणी अर्थात प्रोग्रेशन 3 प्रकार की होती है। समांतर श्रेणी, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या शार्ट में एपी कहते हैं। दूसरा गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शार्ट में जीपी। और तीसरा है हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी, जीपी और एचपी के रूप में भी जानते हैं। पिछली कक्षा 10वीं में हमने समांतर श्रेणी का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। कक्षा 11वीं के सिलेबस में भी बहुत प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास के लिए। उन प्रश्नों को आप उदाहरण के माध्यम से हल करेंगे। यहाँ पर इसके कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेते हुए इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। तो पहला उदाहरण देखते हैं। अनुक्रम an बराबर n कोष्टक में n-2 के प्रथम 5 पद लिखिए। तो इसे हल करने के लिए चूँकि an बराबर दिया हुआ है n+2, तो n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 क्रमशः लेने पर, तो सबसे पहले a1 लेंगे, तो 1, 1+2, तो अंदर 2 1 3 और 3 एकम 3 हो जाएगा। a2 2,
2+2 ब्रैकेट के अंदर 2 और 2 4 और बाहर के 2 से गुणा तो 4 दूनी 8। A3 3 3 धन 2 3 2 5 तो 5 दिया 15 बना। A4 तो n की जगह 4 4 धन 2 तो 4 2 6 6 चौक 24 और A5 5 ब्रैकेट में 5 धन 2 5 2 7 7 पंचे 35। इस प्रकार अनुक्रम के 5 पद 3 8 15 24 35 हमारा आंसर होगा। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप से हम पूर्व परिचित हैं। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डैश डैश डैश, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार से लिखा जाता है, जहाँ a का अर्थ प्रथम पद, d सार्वांतर या पदांतर कहते हैं, दो क्रमागत पदों का अंतर t2 माइनस t1 या t3 माइनस t2। उसके बाद n पदों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो tn बराबर एक फार्मूला हम लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसे समांतर श्रेणी का nवां पद भी कहते हैं और इसे आवश्यकता अनुसार कभी कभी l से भी प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा फार्मूला है Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्टक में 2a n माइनस 1 इंटू डी, इसे समांतर श्रेणी के योगफल के सूत्र के रूप में जाना जाता है। इसका भी अध्ययन हमने गत वर्ष की कक्षा में किया है। Sn का एक और फार्मूला होता है n/2 छोटा कोष्टक में a धन l, इससे भी हम कभी कभी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम इन सूत्रों पर आधारित कुछ उदाहरणों को हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3x x धन 2 तथा 8 समांतर श्रेणी के 3 पद हैं, तो चौथा पद ज्ञात कीजिए या इसका चौथा पद क्या होगा। तो चूंकि दिया हुआ है t1 बराबर 3x, t2 बराबर x धन 2 और t3 बराबर 8, तो आगे हम इसको हल कर लें। तो चूंकि पदांतर बराबर t2 माइनस t1 और t3 माइनस t2 लिख सकते हैं। तो t2 था x प्लस 2 और t1 का मान है 3x, t3 का मान 8 और t2 का मान x धन 2। x में 3x गया, ऋण 2x धन 2, 8 ऋण x ऋण 2, ऋण 2x धन x, 8 में 2 गया 6, फिर इधर आया 2 तो ऋण 2, x में 2x गया ऋण x बराबर 4, इसलिए x बराबर मिलता है ऋण 4। अब हम t1 t2 t3 निकाल देंगे। तो t1 बराबर था 3x यानी 3 गुणित ऋण 4 तो ऋण 12, t2 x प्लस 2 है तो माइनस 4 प्लस 2 तो आ जाएगा माइनस 2 और t3 बराबर 8 दिया हुआ है, तो पहला पद आ गया। अब d निकाल लीजिए, तो d बराबर t2 माइनस t1, तो ऋण 2 ऋण ऋण 12 हल करेंगे तो 10 मिलेगा। इसलिए चौथा पद t4 बराबर a धन 4 ऋण 1 गुणित d यानी a धन 3d, a का मान है ऋण 12 और d का मान है 10, तो ऋण 12 10 दिया 30, 30 में 12 गया 18 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। श्रेणी 8 15 22 डैश 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 का अंतिम पद 218 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखेंगे, श्रेणी लिख लेंगे 8 15 22 डैश डैश डैश। तो यहाँ a का मान 8 है
अंतिम पद दिया है 218 और डी निकालने के लिए 15 से 8 को या 22 से 15 को घटाएंगे तो 7 आया। अब चूंकि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एल या टी एन लिखते हैं, तो यहाँ पर a का मान भर देंगे 8, n का मान ज्ञात करना है, d का मान 7 और ये हुआ 218। तो n माइनस 1 इंटू 7 218 माइनस 8, n ऋण 1 गुणित 7 बराबर 210, तो n ऋण 1 बराबर 210 बटे 7, 7 तिया 21, 7 शून्य 0, तो n बराबर 30 धन 1 बराबर हुआ 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 1 और 31वां पद ऋण 77 है, श्रेणी का 11वां पद ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो हम जानते हैं किसी समांतर श्रेणी का nवां पद a धन n माइनस 1 गुणित डी लिखते हैं। तो यहाँ 5वां पद दिया हुआ है, यानी T5 बराबर a धन 5 ऋण 1 गुणित डी बराबर 1। इसको थोड़ा सरल करेंगे तो a धन 4d बराबर 1 होगा, इक्वेशन नंबर 1। फिर 31वां पद दिया है ऋण 77, तो a धन 31 ऋण 1 गुणित डी बराबर ऋण 77, तो a धन 30d बराबर हो जाएगा ऋण 77। इसको कह देंगे समीकरण 2। अब 2 से 1 को घटा दें, तो समीकरण 3 2 ऋण 1 से a धन 30d बराबर ऋण 77, a धन 4d बराबर 1 हुआ। घटाते हैं तो ऋण 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 हो जाएगा, a से a कैंसिल, 30 में 4 गया 26d और ये हो जाएगा ऋण 78। तो ऋण 78 बटे 26, तो 26 एकम 26, 26 दिया, तो d का मान आया ऋण 3। d का मान 1 में रख दीजिए, तो a धन 4 गुणित ऋण 3 बराबर था 1, तो 4 तिया ऋण 12 बराबर 1, तो a बराबर 1 धन 12, तो मिल जाएगा 13। अब हमको ज्ञात क्या करना था, 11वां पद, इसलिए T11 बराबर a धन 11 ऋण 1 गुणित डी, a की जगह 13, 10 गुणित ऋण 3, 10 तिया 30, 13 में 30 गया ऋण 17 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक बढ़ाई को 192 खिड़कियां बनाने के लिए दिया जाता है। पहले दिन वह 5 खिड़कियां बनाता है तथा इसके बाद प्रत्येक दिन वह पहले दिन से 2 खिड़कियां अधिक बनाता है। उसे अपना काम समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे? पहले दिन 5 खिड़की, दूसरे दिन 2 बढ़ा दिए 7, फिर 2 बढ़ाया 9, फिर 2 बढ़ाया 11। इस प्रकार से वह कुल खिड़कियां 192 बनाता है। तो यहाँ हम देखेंगे प्रथम पद 5 होगा और डी का मान, चूँकि प्रत्येक दिन 2 खिड़कियाँ बढ़ रही हैं तो डी का मान हुआ 2। सूत्र n/2 बड़ा कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बड़ा कोष्टक बंद बराबर Sn। तो यहाँ a का मान 5 रखेंगे, d का मान 2 रखेंगे, Sn का मान 192 और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये हमको आगे चल करके वर्ग समीकरण मिलता है n का वर्ग धन 4n ऋण 192। दो ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका गुणनफल 192 और अंतर 4 हो, तो 16 गुणित 12 192 होगा और 16 में 12 गया 4। अब इसको गुणनखंड विधि से आगे हल करने पर n का मान ऋण 16 और n का मान 12 प्राप्त हुआ। तो दिनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए ऋण 16 को अमान्य करना और n बराबर 12 दिन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात 2n धन 1 अनुपात 2n ऋण 1 है। उनके 10वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मानना पड़ेगा, माना पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद a1 और सार्वांतर d1 है तथा दूसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद a2 और सार्वांतर d2 है। तब प्रश्नानुसार लिखें
Sn1 अपॉन Sn2 बराबर 2n अपॉन 1 अपॉन 2n माइनस 1। Sn1 मतलब n/2 2a1 n माइनस 1 इंटू d1। पहले समांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र। दूसरे समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के लिए फार्मूला वही होगा, बस a1 और a और d का मान बदलेगा। ये d1 अंदर होगा, ठीक, बराबर 2n प्लस 1 2n माइनस 1। n/2 से n/2 कैंसिल करिए, 2 यहाँ से उभयनिष्ठ लेंगे तो a1 प्लस n माइनस 1/2 इंटू d1 होगा। हर में पहले पद से 2 बाहर लेते ही a2 प्लस n माइनस 1/2 इंटू d2 होगा। 2n प्लस 1 अपॉन 2n माइनस 1। 2 कैंसिल करने के साथ ही इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। चूँकि 10वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है, इसलिए जो n-1/2 है वो 9 के बराबर होना चाहिए। 10वां पद को क्या लिखते हैं, a धन 9d, इसलिए n-1/2 बराबर 9 होगा। तो n बराबर 9 दूनी 18 धन 1 बराबर टोटल मिलेगा 19। इस n का मान को समीकरण 1 में रख दीजिए तो हो जाएगा a1 n-1/2 की जगह सीधा 9 रख दीजिए तो 9d1 हुआ। हर में भी वैसी a2 धन 9d2 और राइट हैंड साइड में n का मान 19 रखिए तो 2 गुणित 19 धन 1 2 गुणित 19 ऋण 1, तो ये हो जाएगा 19 दूनी 38 धन 1 19 दूनी 38 ऋण 1 बराबर हुआ 39/37। इसका आंसर होगा। तो समांतर श्रेणी चूँकि गत वर्ष पढ़ा हुआ अध्याय था, इसलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं यहाँ बताया हूँ। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं, 2 राशियाँ a और b के बीच का माध्य ज्ञात करना। तो कक्षा 10वीं में हमने पढ़ा था, बस पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो a और b का माध्य बराबर होता है a धन b/2, जब एक माध्य ज्ञात करना हो तो, और एक से अधिक ज्ञात करना भी हमने सीखा था। क्वेश्चन लेते हैं इस पर। यदि a और b के बीच का समांतर माध्य a की घात n धन 1 धन b की घात n धन 1 बटा a की घात n धन b की घात n है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो हल करते समय लिखें प्रश्नानुसार। a और b के बीच का समांतर माध्य हम जानते हैं कि a धन b/2 लिखते हैं, और यहाँ दिया हुआ है a की घात n धन 1 b की घात n धन 1 बटे a की घात n धन b की घात n। यहाँ हम करेंगे तिर्यक गुणा। तो जैसे ही इस a का गुणा इन दोनों से करेंगे तो a की घात n धन 1, फिर a का गुणा b से तो a गुणित b की घात n। अब b का गुणा करेंगे तो b गुणित a की घात n, फिर b का गुणा इसके साथ तो b की घात n धन 1। इस 2 का तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 इंटू a टू दी पावर n प्लस 1 2 इंटू b टू दी पावर n प्लस 1। अब इसमें से a की घात n धन 1 और b की घात n धन 1 को पक्षांतर कर दें तो a b की घात n b a की घात n बराबर 2 a की घात n धन 1 2 b की घात n धन 1 ऋण a की घात n धन 1 ऋण b की घात n धन 1। a b टू दी पावर n b a टू दी पावर n, यहाँ से डबल है, इसमें से एक बार माइनस करेंगे तो n प्लस 1। वैसे ही b का हल करेंगे तो b की घात n प्लस 1। अब इसमें से a की घात n माइन एक पद, इसमें से एक पद उधर ले जाइए, एक पद इधर लाइए, तो b गुणित a की घात n इधर रखो और उधर से a की घात n धन 1 को पक्षांतर करो। b की घात n धन 1 है, इस तरफ जो b की घात n है उसको
वाम पक्ष में ले आइए तो a गुणित b की घात n। अब यहाँ हम b गुणित a की घात n देखते हैं। a की घात n धन 1 को a की घात n गुणित a लिख सकते हैं। वैसे ही b की घात n धन 1 को b की घात n गुणित b, a गुणित b की घात n। लेफ्ट साइड से a टू दी पावर n बाहर तो b माइनस a, राइट हैंड साइड से b टू दी पावर n बाहर तो b माइनस a। अब b की घात n को हर में ले आइए, a बटे n, a की घात n बटे b की घात n, b माइनस a अपॉन b माइनस a। ये कटा तो 1 आया। अब हम 1 के बदले क्या लिख सकते हैं, a बटे b की घात 0। तो तुलना करने पर तो n बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, अब घातों की तुलना करेंगे। तो n बराबर 0 हमारा आंसर होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले साल की कक्षाओं में हमने नहीं पढ़ा था, ऐसे प्रश्नों को यहाँ लेते जा रहे हैं। दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 तथा उनके वर्गों का योग 90 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हल, माना वे संख्याएं a व b हैं। तो प्रश्नानुसार a धन b बटे 2 बराबर 6 होगा, इसलिए a धन b बराबर 12 पहला समीकरण हुआ, तथा उनके वर्गों का योग बताया गया है 90। तो a का वर्ग धन b का वर्ग बराबर हो जाएगा 90। समीकरण 1 से a का मान निकाल करके b में रख देंगे। समीकरण 1 से a बराबर 12 ऋण b लिख सकते हैं। a का मान 2 में रखेंगे तो a का स्क्वायर की जगह 12 ऋण b का वर्ग धन b का वर्ग बराबर 90 हुआ। 144 धन b का वर्ग ऋण 24b धन b का वर्ग ऋण 90 बराबर 0। b स्क्वायर हुआ 2b का स्क्वायर, 24b 144 में 90 गया 54 बराबर 0। 2 से भाग दे देंगे, 2 एकम 2 बारम 2 सत्ताईसम। गुणा करने पर 27 आना चाहिए, जोड़ने पर 12, तो 9 तिया 27। तो इसका गुणनखंड b ऋण 3 b ऋण 9 बनेगा बराबर 0। तो b बराबर 3 या 9, इसलिए a बराबर आ जाएगा 9 या 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 720 है। इस प्रकार के प्रश्नों में हम क्या करेंगे, जब 3 क्रमागत पद पूछे तो माना जाता है, माना 3 क्रमागत पद, तो ऐसे स्थान पर a माइनस डी a प्लस डी लेते हैं। अगर इसके स्थान पर 5 कह दिया जाए तो इधर a प्लस 2d बढ़ा दीजिए, तो इधर a माइनस 2d। तो 3 लेना हो तो ऐसा लेंगे, 5 लेना हो तो इस प्रकार का लेंगे। इसके स्थान पर यदि 4 क्रमागत पद कहा जाए तो a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d के रूप में लेना होता है। कब लेंगे इस प्रकार का, जब 4 क्रमागत पद कहे। परंतु यदि 6 कह दे तो a माइनस 5d लेफ्ट साइड बढ़ा दीजिए और a प्लस 5d राइट साइड बढ़ा दीजिए। तो हमको 6 क्रमागत पद लेना, 3 लेना हो तो इस प्रकार, 5 लेना हो तो इस प्रकार, 4 क्रमागत पद लेना हो या 6, तो इन तरीकों से हमको यहाँ पर क्रमागत पद लेना होता है। तो पूछे गए प्रश्न में 3 क्रमागत पदों को ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हल में, माना समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद क्या होंगे, a माइनस डी a और a धन d है। अब प्रश्न में कहा गया है कि इनका योगफल 27 और गुणनफल 720 है। तो आगे देखते हैं प्रश्नानुसार। a माइनस डी a धन d
बराबर हुआ 27। तो डी और डी कैंसिल होगा, ए 3 टाइम्स, तो 3a बराबर 27। 3 से भाग देंगे तो 3 या 27, ए का मान आ गया। अब इनका गुणनफल दिया हुआ है 720 तथा a माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर हुआ 720। तो a का मान तो हम जानते हैं, तो 9 ऋण डी गुणित 9 धन डी बराबर 720। 9 ऋण डी 9 धन डी का गुणा करेंगे तो 9 का वर्ग ऋण डी का वर्ग बनेगा, और इधर 720/9, 9 अट्ठे 72, 9 शून्य 0, 9 का वर्ग 81, ऋण डी का वर्ग बराबर 80। तो 81 ऋण 80 बराबर डी का वर्ग, तो डी का वर्ग बराबर 1, इसलिए डी बराबर ±1 दोनों मान ले सकते हैं। तो जब डी बराबर धन 1, तब जो पद होंगे, तो ए का मान आया था 9, तो 9 फिर 1 कम करेंगे तो 8, और फिर 1 जोड़ेंगे, पहले आता है ए माइनस डी यानी 8, 9 में 1 गया 8, फिर ए तो 9, फिर 9 धन 1 तो होगा 10, या फिर क्या करेंगे -1 लेंगे जब डी, तो ए माइनस डी, तो 9 ऋण 1 होगा तो 10 होगा, फिर ए का मान 9 और ए प्लस डी वाले में 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमारा जो आंसर होगा 8 9 10 या 10 9 8 होगा। इसके पश्चात हम समांतर श्रेणी के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जहाँ पर यह बताया गया है कि अगर ये 3 पद समांतर श्रेणी में हैं तो और दिए गए 3 पद भी समांतर श्रेणी में होंगे। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं, अर्थात समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो समांतर श्रेणी का जो डी का मान होता है यानी समांतर श्रेणी यथावत बना रहता है। साथ ही किसी संख्या का गुणा कर दें उस समांतर श्रेणी में या भाग दे दें, तब भी समांतर श्रेणी के रूप में ही वो होगा। उस स्थिति में सार्वांतर का मान निश्चित रूप से बदल जाता है, परंतु श्रेणी समांतर श्रेणी ही होती है। आइए इस प्रकार के प्रश्नों को भी यहाँ हल करके देखते हैं। लेते हैं, यदि b + c - a अपॉन a, c + a - b अपॉन b, a + b - c अपॉन c समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 1/a 1/b और 1/c भी समांतर श्रेणी में होगा। ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करें, तो दिया है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। b + c - a अपॉन a, c + a - b अपॉन b, a + b - c अपॉन c समांतर श्रेणी में है। तो मैं आपको अभी बताया कि कोई संख्या जोड़ने घटाने से समांतर श्रेणी यथावत रहता है, तो सभी में हम 2 जोड़ दें तो ये हो जाएगा b + c - a अपॉन a +2, c + a - b अपॉन b +2, a + b - c अपॉन c +2a भी समांतर श्रेणी में होगा। अब जैसे यहाँ 2 जोड़ते हैं तो क्या होगा, यहाँ लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 2a, 2a और ये -a को हल करेंगे तो क्या बन जाएगा b + c + a अपॉन a, यहाँ बन जाएगा c + a + b अपॉन b, और यहाँ a + b + c अपॉन c समांतर श्रेणी में होगा। अब हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पद के अंश में a धन b धन c हम प्राप्त कर चुके हैं, तो सभी पदों को a धन b धन c से भाग दे दिया जाए। तो a + b + c से भाग देने पर जैसे ही भाग देंगे अंश कट करके 1 हो जाएगा और बचेगा 1/a 1/b 1/c समांतर श्रेणी में होगा। इति सिद्धम।
तो ये बिल्कुल हमारे लिए थोड़ा नया प्रश्न है। ठीक, इस प्रकार इसको प्रूव कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करो कि ए ब्रैकेट में बी प्लस सी अपॉन बी सी, बी ब्रैकेट में सी प्लस ए अपॉन सी ए, सी ब्रैकेट में ए प्लस बी अपॉन ए भी समांतर श्रेणी में होगा। तो जैसे कि पिछले प्रश्न में दिया था उससे सिद्धे लाए, हम सिद्धे को लेकर के भी दिया है को ला सकते हैं। तो इस प्रश्न में ऐसा करना ही उचित होगा। तो चूंकि ए बी प्लस सी अपॉन बी सी, बी सी प्लस ए अपॉन सी ए, सी ए प्लस बी अपॉन ए बी समांतर श्रेणी में है, तो हम सभी में अगर एक जोड़ देंगे तो भी समांतर श्रेणी बना रहेगा। एक जोड़ने के साथ साथ कोष्टक भी खोल दीजिए। तो ए बी धन ए सी बटे बी सी धन 1, बी सी धन ए बी बटे सी ए धन 1, सी ए धन बी सी बटे ए बी धन 1 भी समांतर श्रेणी में होगा। अब जैसे ही धन 1 लिखेंगे यहाँ पर बी सी का तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास होगा ए बी धन ए सी धन बी सी बटे बी सी, बी सी ए बी धन सी ए बटे सी ए, सी ए बी सी धन ए बी बटे ए बी भी समांतर श्रेणी में होगा। अब आप तीनों पदों को ध्यान से देखिए तो सभी के अंश में ए बी धन बी सी धन सी ए बी धन बी सी धन सी ए है। तो ए बी धन बी सी धन सी ए से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे प्रत्येक पद को। तो जैसे ही भाग देंगे 1 बटे बी सी, 1 बटे सी ए, 1 बटे ए बी समांतर श्रेणी में होगा। परंतु हमको प्रूफ क्या करना था कि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो। तो अब हम तीनों के अंश में ए बी सी का गुणा कर लेते हैं। तो ए बी सी का गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा ए बी सी बटे बी सी, ए बी सी बटे सी ए बी सी बटे ए बी भी समांतर श्रेणी में होगा। ये लिखिए। अब देखिए इसमें से ए बी कटा, इसमें सी ए कटा, इसमें बी सी कटा, तो क्या बचा, ए बी सी समांतर श्रेणी में होगा। इति सिद्धम। क्लियर।